हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और आज है 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस में आपका स्वागत है। तो भारत वालों और भारतीय जो बाहर वालों हैं वो भी आप सबका स्वागत है आज 9 जनवरी। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्यारे, बहुत ही प्यारे करंट अफेयर्स की। 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए, जो भी आपके यहां पर एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स, आपका यूपीएससी, सबके लिए दिस इज द ओनली करंट अफेयर शो दैट यू नीड। सारी क्लैरिटी एक ही शो में। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी लोग नए हो, क्योंकि बहुत ही प्यारी चीजें यहां पर आती हैं। बहुत ही प्यारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के आंसर्स आए हैं फिर भी। लेकिन आज पता है 10,000 लोगों ने इस वीडियो को 10,000 लोग अभी देख चुके हैं, मतलब कल वाले को, और 10 नहीं 12,000, और अभी तक सिर्फ 300-400 लोग ही आंसर करते हैं। आई वांट कि यार अगर 12,000 लोग हैं तो कम से कम 8-9,000 लोग आंसर किया करो, जो मैं होमवर्क पूछता हूं जरूर किया करो आंसर। आई फिर देखिए, तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले आता है क्या, हमारे पास आ रहा है इंडोनेशिया बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, अभी हुआ क्या हाल ही में, आप सोच रहे होंगे ब्रिक्स में तो अभी 10 लोग आए थे। देखिए कहानी क्या आती है, आपको छोटी सी चीज हम बताते हैं। इंडोनेशिया की अगर हम बात करेंगे या ब्रिक्स की बात करें, तो ब्रिक्स की स्थापना सन 2009 में हुई थी, राइट। अब देखिए 2009 में जब इसकी स्थापना हुई तो ये सिर्फ ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक के नाम से ये फेमस था, BRIC, सिर्फ इसके नाम से ये फेमस था। फिर हुआ क्या, इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में। अब लेकिन अभी क्या था, आपको याद होगा ब्रिक्स सिर्फ 5 नेशन हुआ करते थे 2010 से, और उसके बाद हाल ही में आपने देखा कि ब्राजील के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी। तो ब्रिक्स नेशंस ने 5 और देशों को इनवाइट किया था। इनफैक्ट आपको बता दूं 6 और देशों को इनवाइट किया था। ध्यान से सुनिएगा, अर्जेंटीना को इनवाइट किया था, ठीक, अर्जेंटीना को इनवाइट किया, इजिप्ट को किया, इथियोपिया को किया। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, इसके बाद में इन्होंने किया यूएई को किया, सऊदी को किया, और एक और देश है जिसको किया, क्या नाम आ जाएगा, यूएई को किया। 6 देशों को किया। अब इन 6 देशों में से हुआ क्या, इन 6 देशों से 6 देश जब इनवाइट करे तो इसमें अर्जेंटीना ने मना कर दिया, भाई साहब हम नहीं आने वाले आपके वहां पर। क्यों नहीं आने वाले हम आपके वहां पर? इसलिए नहीं आने वाले आपके वहां पर क्योंकि साहब उनको यूएस से डर था कि यार हम गए अगर तो हम यूएस के करीब है, यूएस हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देगा। फिर क्या हुआ, आपने देखा सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया, उनका बहुत मन था आने का, बट फिर भी वो नहीं आ पाए। पता है क्यों नहीं आए सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया इसलिए नहीं आई क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ भी एक डर ये हो गया था कि सऊदी अरेबिया को यूएस ने थ्रेटन कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया था कि भाई अगर आपने इसको ज्वाइन किया तो हम आपसे तेल खरीदना बंद कर देंगे। तो इस कारण से क्या हुआ, इनको भी बंद करना पड़ा। सऊदी अरेबिया ने बोला भाई हम नहीं आएंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने बहुत अकलमंदी का काम किया। क्या? सऊदी अरेबिया ने बड़ा प्यारा अकलमंदी का काम किया है। सऊदी अरेबिया ने बोला देखो भैया ऐसा है, हम तो आपके वहां नहीं आ सकते, पूरा ब्रिक्स तो ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, यूएस हमसे तेल खरीदना बंद कर देगा। बट सऊदी ने क्या किया, इंडिविजुअली चाइना और इंडिविजुअली रशिया से रिश्ते बहुत अच्छे सुधारने शुरू कर दिए। तो बोले कान ऐसे नहीं तो हम ऐसे, अगर कान ऐसे नहीं तो हम ऐसे पकड़ लेंगे जाकर के। अच्छा, यूएस क्यों नहीं चाहता था कि भाई ऐसा हो? तो यूएस इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि एक यूएस नहीं चाहता था कोई और बड़ा ब्लॉक जो है ये पैदा हो जाए, कोई बड़ी चीज दोबारा से बन जाए, ये यूएस नहीं चाहता था। इसलिए यूएस इसको मना कर रहा था लगातार सऊदी अरेबिया को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इंडोनेशिया में नए प्रेसिडेंट आए हैं, इंडोनेशिया में नए प्रेसिडेंट हाल ही में आए हैं, और जिस कारण से हुआ क्या है, अभी कौन प्रेसिडेंट आए, प्रबावो सुबियांतो। तो इलेक्शन हुए, तो अब जो इलेक्शन हुए तो इंडोनेशिया की पॉलिसी एकदम बदल गई, और अब इंडोनेशिया जो है वो अपने काफी ज्यादा ग्लोबल अप्रोच के ऊपर जा रहा है। तो ब्रिक्स की थॉट प्रोसेस के साथ ये अलाइन हो गया इंडोनेशिया की ग्लोबल अप्रोच, इसलिए ऑल ऑफ अ सडन इंडोनेशिया को इंक्लूड कर लिया गया है एज अ 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स। पूरी कहानी सुन, समझ गए आप? अर्जेंटीना आया नहीं, सऊदी अरेबिया आया नहीं, तो ब्रिक्स ने 6 देशों को बुलाया था, 2 आ नहीं पाए, तो 4 देशों ने ज्वाइन कर लिया, तो 5 से 9 हो गए थे। अब क्या है, तो और साथ ही क्या हुआ कि अब 9 हो गए थे तो अब इंडोनेशिया भी आ गया। क्यों? क्योंकि प्रबावो सुबियांतो नए प्रेसिडेंट आ गए वहां पर, इसलिए इंडोनेशिया आ गया। तो ये 10 लोग हो गए और ब्रिक्स का ग्रुप कंप्लीट हो गया। याद रहेगा ना, पूरी कहानी समझ लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं, ये सब आप देख लीजिए कि 2010 में अफ्रीका जुड़ा, 2024 में ये 4 देश जुड़े थे। बुलाया गया था सऊदी अरेबिया को भी और अर्जेंटीना को भी। अर्जेंटीना ने तो साफ मना कर दिया था नहीं आएंगे, सऊदी अरेबिया आना चाह रहा था, लेकिन यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि अगर गए बेटा तो तुमसे तेल खरीदना बंद कर देंगे, 100% सैंक्शन लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए इन्होंने भी थोड़े दिन के लिए टाल दिया इन्होंने, ठीक। आगे आइएगा,
ये सब आपने देख लिया है। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देख रहा हूं। देखिए ब्राजील में ये इस बार कौन होस्ट कर रहा है? ब्राजील। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम क्या है ये आपको जरूर बताना होगा, क्योंकि देखिए G20 की भी प्रेसिडेंसी उनके पास थी, साथ ही इसकी ब्रिक्स की भी है इस बार, तो इसलिए आपको उनके प्रेसिडेंट का नाम आपको हमें नीचे कमेंट सेक्शन में सबको बताना होगा, ठीक है। फिर देखिए इंडिया एक ऐसा देश बन गया जिसका 3rd लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क है पूरी दुनिया में। तो अब देखिए सबसे ज्यादा किसका है जानते हैं? सबसे बड़ा चाइना का रेल नेटवर्क है। चाइना का कितना है जानते हैं? 13,000 किलोमीटर का चाइना का रेल नेटवर्क, मेट्रो रेल नेटवर्क है, ह्यूज है। सेकंड नंबर पे जानते हैं कौन है? सेकंड नंबर पे आप सोच रहे होंगे, कैन यू गेस? सेकंड नंबर पे आता है दोस्त यूएसए का दूसरे स्थान पर है। और यूएसए का कितना आप गेस करो। अच्छा अपने मन में एक नंबर मान लो, यूएसए का कितना है? तो यूएसए का आप सोच रहे होंगे शायद 8,000 होगा, 9,000 होगा। भाई साहब 1100। आप कहेंगे है इतना कम? हाँ जी। इसके बाद भारत का कितना है? तो भारत का जो है वो 1,000 किलोमीटर है। तो इंडिया का जो मेट्रो नेटवर्क है वो 1,000 किलोमीटर का है, ये आ जाता है। इंडिया में देखिए चाइना में जो ये हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं था। चाइना में जब शुरुआत हो इंडिया में हुआ था 1986 में पहली बार मेट्रो चलाई गई थी कलकत्ता में। चाइना में 1970s में चलाई गई थी। 15 साल का ही अंतर था, बट चाइना बहुत आगे चला गया इस मेट्रो नेटवर्क में। तो इंडिया जो है ये 3rd कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड में कि मेट्रो लेंथ के तौर पर हम तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। आइए अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। देखिए क्या है ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का अर्थ क्या है? देखिए मत्स्य पालन यानी मछली पालन जो होता है ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी के लिए हमारे बहुत जरूरी चीज होती है। ये इसमें क्या किया गया, मछलियां भी जो उगाई जाती है ना उनको पेस्टिसाइड वाला खाना खिलाया जाता है। उनको ऐसा खाना खिलाया जाता है मछली के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाए। तो आप लोग जो फिश खाते हैं, जो मछली खाते हैं, ऐसा नहीं है बहुत अच्छी है, हार्मोन फ्री है, उनको ऐसा खाना खिलाया जाता है। नदियों में ऐसे दाने डाले जाते हैं जिससे, या लेक्स में ऐसे दाने डाले जाते हैं जिनमें हार्मोन्स मिले होते हैं, जिससे मछली को एकदम से बड़ा कर देते हैं। अगर मछली को वो जो साइज 6 महीने में अटेन करना है वो 1.5-2 महीने में कर देती है। तो आप समझ सकते हैं उससे मछली की क्वालिटी क्या होगी। तो अब सरकार इस चीज को लेकर के आई है ऑर्गेनिक मछली का कंसेप्ट, जिसके तहत ऐसे एरियाज जो एंटीबायोटिक और पोल्यूशन से फ्री रहते हैं पूरी तरीके से, वहां पर ऐसी मछलियां सप्लाई करी जाएंगी जिनको कोई हार्मोन नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई ऐसी चीज जो हार्मफुल हो सकती है ह्यूमन बॉडी के लिए, उस ऐसा कोई बीज ही नहीं दिया गया है उन मछलियों को। एकदम नॉर्मल ऑर्गेनिक तरीके से लाया गया है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये सब नोएडा दिल्ली में नहीं लॉन्च किया है जहां पे लोग मतलब दिखावे के लिए खाली ऑर्गेनिक है बाकी कुछ नहीं। उन्होंने एक्चुअल में इसको सिक्किम में लॉन्च किया है जहां के लोग एक्चुअल में बहुत कॉन्शियस हैं नेचर और एनवायरमेंट के लिए। और सच्चाई है नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं इन चीजों में। तो ये देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर ये कहां बनाए जा रहे हैं? जहां मछलियों को ऐसे पाला जाएगा जिसमें कोई हार्मोन, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई पेस्टिसाइड उनके खाने में नहीं इस्तेमाल होगा, पूरी मछली एकदम ऑर्गेनिक होगी। ये सिक्किम में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा सीबीआई का भारत पोल पोर्टल लॉन्च हो गया है। ये कौन है? तो ये है अमित शाह। ये है अमित शाह साहब और ये कौन है? हमारे होम मिनिस्ट्री, एचएम बोलते हैं इनको। तो अब हुआ क्या, देखिए आपको पता है कि भारत में जो सीबीआई है, सीबीआई इंटरपोल का नोडल पॉइंट होती है इंडिया में। माने इंटरपोल क्या होती है? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्रिमिनल है वो लंदन भाग गया, तो हमारा ज्यूरिसडिक्शन तो है नहीं लंदन में। भाई हमारी सरकार थोड़ी ना है कि हम बोलेंगे हम अरेस्ट करने के लिए पता चला एसीपी प्रद्युमन लंदन पहुंच गए, नहीं ना कर सकते हैं ऐसा। तो इसीलिए क्या होगा, हम लंदन पुलिस को भी नहीं बोल सकते फोन करके, वो हमारी बात क्यों सुनेंगे। तो एक इंटरनेशनल पुलिस है जिसको इंटरपोल बोलते हैं। हम इंटरपोल को बोल देते हैं कि भाई इंटरपोल देखो हमारा एक ना ऐसा ये है, ऐसा ऐसा क्रिमिनल है, उसके देखो ये सारे प्रूफ है, तुम यार अरेस्ट कर लो। अच्छा इंटरपोल को क्या कर, इंटरपोल ना सारे कंट्री की पुलिस के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन होता है इंटरपोल का। अगर इंटरपोल फोन करके बोलेगा हाँ भाई सुनो लंदन वालों, ये एक क्रिमिनल भाग के आया इंडिया से, इसको तुरंत अरेस्ट करिए, तो लंदन पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो अब इसमें देखो होता क्या था, अभी तक क्या प्रोसेस होता था। जैसे मान लो एक कैदी है वो हरियाणा का है, ठीक है, हरियाणा से कोई क्राइम करके भागा और वो भाग के चला गया लंदन। अब हरियाणा पुलिस लंदन फोन नहीं कर सकती है। हरियाणा पुलिस क्या करती थी, पहले लेटर लिखती थी, पूरा एक चिट्ठी पत्री लिखती थी, सारे सबूत देती थी सीबीआई ऑफ इंडिया को। फिर सीबीआई ऑफ इंडिया जो है वो इंटरपोल को रिक्वेस्ट करती थी कि देखो भाई ये सारे सबूत हैं और अब जाकर के इस इंसान को भाई इसके लिए गिरफ्तारी वारंट माने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दो। अब ऐसे में क्या होता है, ये प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले हरियाणा पुलिस सीबीआई को लिखेगी, फिर सीबीआई उनसे सबूत मांगेगी, फिर वो लिखेंगे इंटरपोल को, फिर इंटरपोल उनसे सबूत मांगेगा। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा था। अब भारत पोल लॉन्च कर दिया गया है जिससे कि
एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है जिसपे सभी राज्यों की पुलिस जुड़ी हुई है। सीधे सीधे वो इस भारत पोल के थ्रू डायरेक्टली इंटरपोल से रिक्वेस्ट कर सकती है। माने सभी राज्यों की पुलिस जो है वो डायरेक्टली भारत पोल के थ्रू सीधे इंटरपोल से रिक्वेस्ट कर सकती है। बीच में जितना रेड टेपिज्म था सब खत्म कर दिया गया। तो बहुत अच्छा स्टेप हुआ है ये होम मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है। इसको बोल रहे हैं भारत पोल कह रहे हैं। बात समझ आ गई ना पूरी बढ़िया से आपको? ये है क्या, कौन लेकर के आया है? होम मिनिस्टर श्री अमित शाह लेकर के आए हैं इसको। फिर देखिए इंडिया जो है सबसे ये एक टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 31 कंट्रीज इसमें आ रही हैं। कहां ये होस्ट हो रहा है? ये यशोभूमि कहां पर है? ये दिल्ली में। क्या है साहब ये सेमिनार? टेक्निकल सेमिनार क्या है ये? 31 देशों का हम होस्ट कर रहे हैं टेक्निकल सेमिनार। देखो भाई कहानी क्या आती है, ये टेक्निकल सेमिनार आ रहा है सोशल सिक्योरिटी ऑफ इनफॉर्मल वर्कर। सोशल सिक्योरिटी किसका? इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी। पहले तो साहब ये बताइए ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है और ये सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, देखिए कोई भी जो वर्किंग होती है ना, जितना भी वर्कफोर्स है, दो प्रकार के सेक्टर में काम करती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर में अगर कोई कार्य करता है तो उसकी बकायदा एक फिक्स तारीख होगी, उस पर उसकी सैलरी आती होगी। सैलरी का कुछ इसमें सब होगा कि सैलरी आ रही है, एक पर्टिकुलर डेट पे सैलरी आएगी। सैलरी कितनी होगी? सैलरी फिक्स होगी। उसका बकायदा प्रॉपर इनकम टैक्स कटता होगा। इनकम टैक्स कट के बकायदा उसका चालान जमा होता होगा, टीडीएस जमा होता होगा। तो इसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? पहले फॉर्मल का एग्जांपल दे दूं। जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं आपकी, जितनी प्राइवेट कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं आपकी, ये सब फॉर्मल सेक्टर में आता है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई लाला की दुकान पे अगर मान लीजिए कोई लड़का काम कर रहा है, अब क्या हुआ? वो इनफॉर्मल सेक्टर है, क्योंकि लाला ने उसकी तनख्वाह बोली तो हुई है कि तुमको महीने का 10,000 दूंगा, लेकिन कभी वो 5,000 दे रहा है, कभी पैसा काट लिया, कभी कुछ काट लिया, कोई बेसिस नहीं है और कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट नहीं है उसके साथ में। तो इसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत में कितनी वर्कफोर्स है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। जानते हैं कितनी? भारत में 90% लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। कुल मिलाकर के हमारे वहां 45 मिलियन की टोटल वर्कफोर्स है। 4.5 करोड़ की टोटल वर्कफोर्स है हमारे पास में, जिसमें 41 मिलियन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। 90% से भी ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा है महिलाएं। अब बात आती है सर इनफॉर्मल सेक्टर समझ आ गया, अब सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी का अर्थ होता है कि आपको बकायदा प्रॉपर पेड लीव मिलती है, आपको सिक लीव मिले, आपको कैजुअल लीव मिले, आपको अर्नड लीव मिले, आपको मैटरनिटी लीव मिले, पैटर्निटी लीव मिले, ये सारे आपको छुट्टियां मिले, आपका प्रॉपर पीएफ बेनिफिट मिले, ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिले एम्प्लॉयर की तरफ से, इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। तो ये फॉर्मल सेक्टर में ही होती है ये। तो इसी के लिए, क्योंकि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर काम करता है, तो हमने अपनी पॉलिसीज को बहुत अच्छा करा हुआ है। ये कैसे हम इनफॉर्मल सेक्टर में भी सोशल सिक्योरिटी को लागू कर सकते हैं, इसके लिए ये सेमिनार हम होस्ट कर रहे हैं। अब समझ आ गया ना पूरा इन एंड आउट बढ़िया से? ठीक है, तो ये हम होस्ट कर रहे हैं। कौन कौन? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मंत्रालय और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन मिलकर इसको होस्ट कर रही है। 31 देशों से यहां एक्सपर्ट्स आने वाले हैं। 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में आ रहा है। बेसिकली क्या होता है, इंडस फूड सबसे बड़ी फूड एग्जीबिशन होती है, जिसमें भारत भर से हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉल लगाते हैं कि देखिए साहब हमारे पास इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, और करीब 70 देशों से यहां पर लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए। 7,500 बिजनेसमैन, 15,000 नेशनल और 7,500 इंटरनेशनल, ऐसे करके 22,000 के आसपास बिजनेसेस आ रहे हैं। जो लीडिंग शेफ हाउसेस हैं, दुनिया के लीडिंग शेफ हाउसेस के प्रेसिडेंट्स, वो आ रहे हैं इसमें देखने की इंडिया में ऐसा क्या क्या है ऑफर करने को। तो ये इंडस फूड है। इससे सर हमें क्या फायदा होगा? देखो फर्ज करो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा पक्के मसाले का बिजनेस है, मतलब असली ऑर्गेनिक मसालों का, ऑर्गेनिक हल्दी, ऑर्गेनिक काली मिर्च, इनका बिजनेस है। तो अब इतने सारे जब बिजनेसेस आ रहे हैं मेरे स्टॉल पे आएंगे, मैं उनको बताऊंगा भाई ये देखिए ये ऑर्गेनिक मेरी ब्लैक पेपर है। ये उनको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा है, यूएस में तो इसकी बहुत डिमांड है, जर्मनी में तो इसकी बहुत डिमांड है। जापान का कोई शेफ आएगा, वो कहेगा अरे मुझे तो अपने रेस्टोरेंट के लिए बहुत अच्छी ये चीज चाहिए, बहुत अच्छी ऑर्गेनिक काली मिर्च चाहिए थी। ऐसा करिए आप हमारे एक्सपोर्टर बन गए अगले 5 साल के लिए, हम काली मिर्च आप ही से खरीदेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। बस ये होता है इसमें। तो इंडस फूड 2025 कहां आ रहा है इस बार? ग्रेटर नोएडा में आ रहा है ये। और बस यही कहानी है। और कौन सी मिनिस्ट्री ला रही है? यूनियन फूड मिनिस्टर चिराग पासवान ही इसको इनॉग्रेट भी करेंगे, क्योंकि उन्हीं का मंत्रालय इसको लेके आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ में।
फिर जीएसएल ने 2 फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च करे हैं। तो यार ये जीएसएल क्या है? जीएसएल का मतलब हो गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इन्होंने 2 नए पेट्रोल वेसल, मतलब जिससे कि कोस्टल एरिया पे जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स होते हैं वो रक्षा करते हैं, तो उनके लिए क्या है ये अदम्य और अक्षर, ये लॉन्च करे गए हैं फास्ट पेट्रोल व्हीकल। माने इनकी रफ्तार जो है वो काफी तेज होती है। कहां पर? देखिए गहरे पानी में किसी की भी रफ्तार तेज हो जाएगी, शैलो पानी में तेज चलने की बात होती है, तो ये कम पानी में भी तेज रफ्तार से चल सकते हैं, ये इसकी खासियत है। अदम्य और अक्षर, सिर्फ नाम याद करो और कुछ नहीं करनी है इसमें। फिर देखिएगा वी नारायणन साहब जो है नए चेयरमैन बन गए हैं इसरो के, ये एक बड़ी खबर है। अभी तक एस सोमनाथ साहब थे और 14 जनवरी को ये कार्यभार संभालेंगे वी नारायणन। और ये 1984 से ये इसरो में कार्यरत हैं। अब एस सोमनाथ जी की जगह पर ये आएंगे और 40 साल इन्होंने इसरो को अपने दिए हैं। अभी तक ये लिक्विड प्रोपल्शन इंजीनियरिंग डिवीजन के डायरेक्टर थे, अब ये सीधे इसरो के डायरेक्टर तो बनेंगे। साथ में मैं आपको एक और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरा इसरो वगैरह पता है कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? बताओ, ये किसी मिनिस्ट्री में नहीं आता है। ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्रधानमंत्री डायरेक्टली अपने अंडर में रखते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो सबसे बड़ा आईएएस अफसर होता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। आईएएस अफसर मतलब जो हेड होता है उसका। तो इनको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी सेक्रेटरी बनाया गया है और साथ ही इनको इसका भी, इसरो का भी चीफ बनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़िया बात समझ आ गई मस्त तरीके से। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक हमने देख लिया, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी ये सेक्रेटरी हो जाएंगे, सबसे बड़ा अफसर होता है सेक्रेटरी किसी भी डिपार्टमेंट का, और ये डायरेक्टली पीएम के अंतर्गत आता है। फिर देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, इसमें जो प्रवासी भारतीय का मतलब होता है एनआरआई। एनआरआई का मतलब देखिए सिंपल है, ये एक्चुअल में क्लॉज इनकम टैक्स ने जोड़ा था। एनआरआई का मतलब सिर्फ ये होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, और इसका अर्थ सिंपल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले कहता था कि अगर आप 180 दिन के बाहर, अगर आप 180 दिन से ज्यादा भारत में नहीं है तो आपको इंडिया में टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हुआ करता था, तब वो इस क्लॉज को लेके आए थे। लोग इसका गजब फायदा उठाते थे। कैसे? वो अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने इंटरनेशनल ट्रैवल को ऐसे मैनेज करते थे कि वो 180 दिन की जगह 181, 182 दिन भारत के बाहर रहे। तो हुआ क्या, तो ना तो उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ता था और ना किसी और कंट्री में टैक्स देना पड़ता था। तो ये बहुत सालों साल, कई सौ कई हजार करोड़ का घोटाला होता रहा है ऐसे। और ये घोटाला एक लीगल घोटाला था क्योंकि इनकम टैक्स के डेफिनेशन के तहत ही ये हो रहा था। तो अभी फिर क्या है, अब खैर बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर दिए गए। अब जब आप कभी हम जब आपको कभी पॉलिटी पढ़ाएंगे, इंडियन पॉलिटी, तब आपको ये सब पढ़ाएंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, क्या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, इन सब में क्या डिफरेंसेस है, तब पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये पढ़ते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं लेकिन जो बाहर रह रहे हैं उनको हम प्रवासी भारतीय कहते हैं। जो बाहर प्रवास कर रहे हैं, मतलब जो बाहर रह रहे हैं। प्रवास का अर्थ होता है आप अपना स्थान छोड़ करके जब आप कहीं और रहते हैं उसको प्रवास कहते हैं। जैसे पांडवों ने प्रवास किया था, भगवान राम ने प्रवास किया था, ठीक, ये मतलब है। तो उनको हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को हर साल। क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी आए थे, 1915 में भारत आए थे। क्योंकि महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका में प्रवास कर रहे थे, तो वो भारत आए थे, तो तभी से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। बस ये है प्रवासी भारतीय दिवस। 2003 से हमने इसकी शुरुआत करी है इसको सेलिब्रेट करने की। ठीक है, चलिए इस बार की थीम क्या है, और इस बार के चीफ गेस्ट कौन है? देखिए थीम क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस टू डेवलप्ड इंडिया। और चीफ कौन है? ये क्रिश्चियन, मैं कालरा पढ़ने, क्रिश्चियन कार्ला कंगालू। तो कंगालू साहब हैं जो चीफ हैं इस बार के। अच्छा, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। आइए जल्दी चलते हैं, क्वेश्चन आंसर खेलते हैं। इंडोनेशिया फुल मेंबर ब्रिक्स का कब बन रहा है भाई? इसी साल बन रहा है, 2025 में यही बन रहा है। ब्रिक्स समिट जो है जुलाई में कहां पर हो रही है? 2025 की कहां पर होगी ये यार? ये कहां पर होगी? ब्राजील के रियो डे जेनेरो में होगी। फिर आगे आते हैं, कौन सा थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का? ये थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क किसका है? तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन गया है। इंडिया का मेट्रो नेटवर्क थर्ड लार्जेस्ट है। इंडिया का पहला मेट्रो लाइन कब स्टार्ट हुई थी? 1984 में कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। यहां पर एस्प्लेनेड जगह है धर्मतल्ला, वहां हुई थी। कौन से 2 वेसल हैं जो जीएसएल ने लॉन्च करे हैं अभी? फास्ट पेट्रोल व्हीकल वेसल्स हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने करे हैं। अदम्य और अक्षर, ये 2 करे हैं। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर हम कहां स्टैब्लिश कर रहे हैं? ये हम स्टैब्लिश कर रहे हैं सिक्किम में। कैसे याद रखोगे? हम सिख ना हो जाए इसलिए सिक्किम जो है ऑर्गेनिक खाना खिलाएगा। हम सिख ना हो जाए इसलिए सिक्किम ऑर्गेनिक मछली खिलाएगा, ऐसे याद कर लेंगे हम।
भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये अमित शाह साहब ने लॉन्च किया है। ये इंटरपोल को स्टेट पुलिस से कनेक्ट कराएगा। इंडिया का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहां पर स्टार्ट हुआ था? ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा सवाल है, 3 साल पहले आया था ये। आप होमवर्क अभी, और 5 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था मैंने आपको ये, जब मुंबई के बारे में न्यूज पढ़ा रहा था तब। तो इसका आंसर करिएगा, प्लीज देख के करिएगा क्या पूछा गया है। ठीक है, इंडस फूड 2025 कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में। और नए चेयरमैन ऑफ इसरो कौन बन गए हैं? द आंसर इज वी नारायणन। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। टाटा करेंगे, बाय बाय करेंगे। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। और आप में से जो भी लर्नर्स हमारे साथ पूरी तैयारी अपनी रेलवे, एसएससी किसी भी करना चाहते हैं, रेलवे वालों रेलवे महापैक में एनरोल करेंगे, एसएससी वालों इसमें। और कल तो ऑफिसर 3.0 भी आ गया है। द बिगेस्ट कोर्स होता है हमारा, बिगेस्ट ऑफरिंग होती है ऑफिसर्स बैच, ये आ गया है। और वो भी एसएससी महापैक में इंक्लूडेड है। एंड सिंपल 40% डिस्काउंट के लिए द कोड इज LAB लैब। आपके पास पैसे ज्यादा हो तो मत लगाइए, कम हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और ये है करंट अफेयर्स की किताब, इसको भी आप लैब की ऐप पर जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। ऑलराइट, बाय बाय, थैंक यू। चलिए 10 बजे